Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of journey to MBBS. Today our topic is एड्रेनल ग्लैंड. ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड को कहा जाता है सुप्रा रीनल ग्लैंड. क्यों कहा इसको? क्योंकि सुप्रा का मतलब होता है ऊपर, सब का मतलब होता है नीचे. ठीक है, तो ये आपको किडनी नज़र आ रही है, दो बिल्कुल नज़र आ रही है. ठीक है, इसके ऊपर ये जो एड्रेनल ग्लैंड है वो कहाँ है? ऊपर के साइड में प्रेजेंट है ना, तो इसीलिए इनको कहा है सुप्रा रीनल ग्लैंड. ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको अगर आपको दिखाऊं, ये हमारी जो एड्रेनल ग्लैंड है, ये देखें. तो ये इसके मैंने दो पार्ट्स, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. और अब तक हमने जितना भी पढ़ा हुआ है, ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने जितना भी पढ़ा है, तो हमने देखा है कि जो आउटर पार्ट है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को हम मेडुला कहते हैं. यहाँ पे भी बिल्कुल सेम यही स्टोरी है. आउटर पार्ट को हमने कॉर्टेक्स कहा है और इनर पार्ट को हमने मेडुला कहा है. ठीक है, अब ये जो हमारा कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स है उसको क्या कहा जाता है? कॉर्टिकॉइड्स, और उनको कहा जाता है. इस कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स बनते हैं उनको कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, और ये स्टीरॉयड से डेरिवेटिव्स होते हैं. स्टीरॉयड से डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब फैट से डेरिवेटिव्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से. इसलिए कहा जाता है कि फैट खाना भी ज़रूरी है. ठीक है, लेकिन ये शर्त है कि ये वो जो फैट हम ले रहे हैं वो गुड फैट हो. ठीक है, और बिल्कुल लिमिट में हो. हर चीज़ को आप अगर लिमिट में रह के खाएंगे पिएंगे ना, तो वो चीज़ कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी. तो इस टर्म से पता चलता है कि फ़ैट खाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना. अगर फैट ही नहीं होगा तो ये वाले जो ये जो हार्मोन्स है, कॉर्टिकोकॉइड्स जिसको हमने कहा है, वो बनेंगे ही नहीं. ठीक है, तो ये जो कॉर्टेक्स, ये जो रीजन है, इस रीजन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3. ठीक है, आउटर, मिडल और इनर. इन तीन पार्ट्स के नाम भी है ना. इन तीन पार्ट्स के नाम क्या क्या है? आउटर जो पार्ट है नंबर 1, उसका नाम है जोना ग्लूमेरुलोसा. ठीक है, जो मिडल पार्ट है इसका, ठीक है, उसका नाम है जोना फेसिक्यूलेटा. और जो इनर पार्ट है उसका नाम है जोना रेटिकुलरिस. इसको हम आगे जाके अभी डिटेल में करेंगे. ठीक है, अब इसको देख लेते हैं. ये जो मेडुला है, जो इनर पार्ट है, ठीक है, इसके जो हार्मोन्स है उसको क्या कहा जाता है? कैटेकोलामाइंस इसको कहा जाता है. ठीक है, अमाइंस नाम सुन के आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि यहाँ पे ज़रूर अमाइनो एसिड की कोई स्टोरी होगी. बिल्कुल है. तो ये वाले जो हार्मोन्स है वो किससे डेरिवेटिव्स होते हैं? अमाइनो एसिड से होते हैं. ठीक है, और कौन से अमाइनो एसिड से होते हैं वो आप बायो मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इसका नाम मेंशन कर दिया है. ठीक है, टायरोसिन नाम है इसका. ठीक, अब ये जो हार्मोन्स है वो कब आते हैं? सिर्फ एमरजेंसी कंडीशन में आते हैं. ये जो हार्मोन्स होते हैं क्या है? ये एमरजेंसी हार्मोन्स कहलाते हैं. छिपकली देख लिया आपने, कॉकरोच देख लिया, पेपर से पहले एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जो कंडीशन होती है आपकी, है ना, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्वेश्चन पेपर देख के जो कंडीशन हो रही होती है, या आपने किसी बच्चे को मारा है और उस बच्चे की अम्मी आ जाती है कंप्लेन लेके कि आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा, उस टाइम पे कि अभी तो आपकी क्लास लगने वाली है घर में, है ना. तो ये सारी जो कंडीशंस होती हैं, किसी को मार के आ गए, कहीं से पिट के आ गए, तो वो सारी जो कंडीशंस है वो क्या है? ये एमरजेंसी हार्मोन्स उस टाइम पे ये रिलीज़ होता है. कौन से दो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं? एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन. और इस तरफ नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इस एड्रेनल हार्मोन्स को हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये जो तीन हार्मोन्स, ये जो तीन हमने अभी अभी पढ़ा हुआ है, तीन रीजन में जो हमने डिवाइड किया था कॉर्टेक्स को, है ना, जोना ग्लूमेरुलोसा. ठीक है, अब ये कौन से हार्मोन्स बनाते हैं? ये बनाते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, और इनमें होता है एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन आपने पहले भी नाम सुना हुआ है ना, बिल्कुल सुना हुआ आपने. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, उस चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था. तो ये करता क्या है? ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा, है ना, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा. ठीक है, क्लियर है? अब दूसरे को देखते हैं हम, जोना फेसिक्यूलेटा को हम देखते हैं. तो ये जो हार्मोन बनाएगा, ये किसको बनाएगा? ये बनाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को. ठीक है, अब इसमें होता है कॉर्टिसोल होता है इसमें. अब ये जो कॉर्टिसोल है ना, ये बहुत ख़राब है. ये हार्मोन बहुत ही बुरा हार्मोन है. इसको हम कहते हैं द स्ट्रेस हार्मोन. जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं ना, तब ये वाला हार्मोन बन रहा होता है ज़्यादा. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन. ये इतना ख़राब है ना, जितना कि आप सोच भी नहीं सकते, या जितना आप पढ़ के भी नहीं समझ सकते, ये उससे भी ज़्यादा बहुत ख़राब है.
बहुत ज़्यादा। तो ये करता क्या है, ये बहुत बुरी बुरी चीज़ें करता है। तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना, तो ये हार्मोन क्या करता है, कॉर्टिसोल, ये करता है कि आपके जो ब्लड में शुगर का जो लेवल है ना, उसको इंक्रीज़ रखता है। और ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज़ रखता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को एनर्जी मिले, और ये मुसलसल इंक्रीज़ रखता ही रहता है शुगर के लेवल को ब्लड में इंक्रीज़, ठीक है। क्योंकि ये सोचता है कि शायद अभी जो स्ट्रेस वाली कंडीशन है ना, आगे चल के भी शायद वही कंडीशन होगी, तो ये पहले से ही बिल्कुल रेडी रहता है ना। तो उससे होता क्या है, उससे जो फैट का प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो जाता है ना। बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसा ही होगा जब ये क्या करता है, शुगर लेवल को ये इंक्रीज़ रख रहा है, तो ये साथ में फ़ैट का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ रखेगा। क्यों? क्योंकि ये सोचता है कि शायद ये जो स्ट्रेस वाली कंडीशन है आगे चल के भी शायद ऐसी कंडीशन ही रहेगी, तो आप जो कुछ भी खा पी रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा वो फैट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इसी वजह से मोटापे का भी आप शिकार होते हैं स्ट्रेस में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है, ओबेसिटी होती है, ठीक है। तो स्ट्रेस में आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसकी वजह से। और सबसे बुरी बात, इम्यूनोसप्रेसेंट भी होता है ये, मतलब कि इस जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो इनकी वजह से बहुत ही आसानी से आप किसी भी इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। इन्फेक्शन के रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बिल्कुल लास्ट वाला है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे तो ऑब्वियसली मैं लिख नहीं सकती थी इतनी सी जगह में, तो मैंने ये पूरा जो ये दिस लास्ट वन मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो लास्ट वाला हमारा क्या है, ज़ोना रेटिकुलरिस, ठीक है। अब ये जो हार्मोन बनाता है, ये किसको बनाता है, ये बनाता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स को, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन के जैसा ही एक कंपाउंड होता है, टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, बिल्कुल उसके जैसा ही होता है। अब यहाँ पे मेल में अगर ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया तो क्या होगा, और फीमेल में ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया तो क्या होगा। तो सबसे पहले मेल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये मेल में ये हार्मोन अगर ज़्यादा बनना शुरू हो गया तो उनकी जेनिटल्स की इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उनको एक्नी की प्रॉब्लम होगी, और बहुत ज़्यादा एग्रेशन की भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर यही हार्मोन मेल्स में कम हो गया तो उससे क्या कंडीशन होती है, गाइनोकोमेस्टिया, ठीक है। उससे ये कंडीशन होती है गाइनोकोमेस्टिया, मतलब गायनी, ये वर्ड तो गायनी का मतलब होता है फीमेल, ठीक है। गाइनोको मतलब फीमेल, और मेस्टिया मतलब मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब ये वाला हार्मोन्स मेल्स में कम हो जाएगा तो उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड की जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी। और आपको पता है, आप पीछे पढ़ चुके हैं कि मेमोरी ग्लैंड किस किस चीज़ पे असर करता है और उससे क्या क्या होता है, ठीक। अगर फीमेल में ये ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, एड्रेनल विरिज्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फेशियल हेयर की उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका डिस्टर्ब होगा, ठीक है। ये सारे डिसऑर्डर्स होंगे, मतलब उनकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी, जैसे मर्दाना आवाज़ टाइप की ऐसी होती है। और अगर फीमेल में ये हार्मोन अगर कम बनने लगा तो इसके कोई सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे एक एंटेगनिज्म डिस्कस कर रही हूँ मैं, किसके बीच में, एड्रेनलिन और एसिटाइलकोलिन के बीच में। अच्छा, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एड्रेनलिन के साथ नॉर एड्रेनलिन का एंटेगनिस्टम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में एंटेगनिस्टिक नहीं है, ठीक है। एंटेगनिस्टिक ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो एड्रेनलिन है और नॉन एड्रेनलिन है, ये दोनों बिल्कुल एक ही काम करते हैं, ये दोनों ही इमरजेंसी हार्मोन है, ठीक है। इन दोनों को क्या कहा जाता है, 3F हार्मोन कहा जाता है। 3F मतलब फियर, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। डर गए, भागना पड़ गया, या फिर भगाना पड़ गया, ठीक। तो ये दोनों ही क्या है, इमरजेंसी हार्मोन है। ये दोनों एक दूसरे के आपस में एंटीगनिज्म कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका एंटीगनिज्म किसके साथ है, एसिटाइलकोलिन के साथ है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन क्या करता है, ये नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन रखने में ये काम करता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक सवाल भी लिखा हुआ है, विच ऑफ द सेट ऑफ द हार्मोन्स इज नॉट एंटागोनिस्टिक, ठीक है, जो आपस में एंटागोनिस्टिक नहीं है। तो ये अब तक हमने कितने किए, हमने 4 एंटागोनिस्टिक कर लिए हैं। जो सबसे पहले हमने किया था वो क्या था,
ऑप्शन 1 यहाँ पे दिया गया है इनहिबिटरी हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन। जी बिल्कुल, हमने इसका भी किया है, ये दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक है, ठीक है। इंसुलिन का किया है और ग्लूकागॉन का किया है, ये दोनों भी आपस में एंटागोनिस्टिक है। फिर टीसीटी का किया है और इसके साथ क्या है, पीटीएच है, ये दोनों भी आपस में एंटागोनिस्टिक है, बिल्कुल है। अब आते हैं इस लास्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ क्या है, एड्रेनल है और नॉन एड्रेनल है, ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक नहीं है, तो जो सही ऑप्शन था वो ये है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।